तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 28 जून है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की दो अहम केसेस और एक बड़ा हफ्ता शुरू होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को इंसाफ देना तो दूर की बात, उनके केसेस की सुनवाई उनको ये मौका फराहम किया जाएगा या नहीं, और इमरान खान के लिए क्या वाकई सिस्टम के अंदर किसी किस्म का रिलीफ मौजूद है। दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पंजाब में बादशाही निज़ाम, बादशाहत का ऐलान, काला कानून, और इस काले कानून के अंदर जो 23 निकात हैं ये क्या हैं। गाली निकालने से लेकर गबन, धोखाधड़ी, कौन कौन सा कानून अब लागू होगा, और अगर पंजाब के अंदर जो जराइम के कंट्रोल के लिए आपने एक नया काला कानून उसको नाफिज करने जा रहे हैं, तो फिर आपको पाकिस्तान की अदालतों को क्या बंद कर देना चाहिए, और निज़ाम इंसाफ क्या कर रहा है, और क्या स्पीडी इंसाफ जो इन्होंने नारा लगाया, इस नारे की आड़ में ये इंतकाम लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या अपने खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठेंगी इनको दबाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और मुल्क व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, इसका क्या मतलब है। और दोस्तों, क्या पाकिस्तान व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या है। मुल्क के अहम फैसले क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स में किए जाएंगे। ये मखलूक कौन सी है जो व्हाट्सएप के ऊपर पाकिस्तान के अहम फैसले करती है। हाउस ऑफ शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप के ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसने हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। आज मुल्क के फैसले व्हाट्सएप ग्रुप्स में किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस मखलूक को भी आपके सामने लेकर आएंगे। और फिर पाकिस्तान के एक बड़े टेलीविजन चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, वजह क्या बनी, और सोशल मीडिया पर किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। और दोस्तों, करप्शन क्यों की 6 जर्नैल फारिग कर दिए गए हैं, ये मामला क्या है, किस मुल्क के ये 6 जर्नैल हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि कल से जो हफ्ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है इमरान खान के केसेस के हवाले से। और इमरान खान के 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। पहला केस बुशरा बीबी और इमरान खान को कैदी तन्हाई में रखने का केस है, और इसमें जो दरखास्त है वो बुशरा बीबी की तरफ से उनकी बेटी और इमरान खान की तरफ से अलीमा खान ने इस दरखास्त को दायर किया, और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब जो हैं इसके ऊपर समाअत करने जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी वही है कि ये करेंगे क्या, ये नोटिस कर देंगे, या नोटिस से पहले ही इस केस को जस्टिस डोगर की तरफ जो है वापस भेज दिया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि क्योंकि तमाम केसेस ऑलरेडी जस्टिस डोगर इस पर समाअत कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक भी है, लिहाजा इस केस के ऊपर भी वही समाअत करेंगे। भाई, आपको पहले पता है कि डोगर साहब जो है वो समाअत कर रहे हैं, तो क्यों ना इस केस को पहले ही डोगर साहब की अदालत में लगवा दिया जाए। यानी डोगर साहब ने खुद फैसला करना था कि कौन सा केस कौन सुनेगा, ये उनका फैसला होता है। तो जानबूझकर सिस्टम को स्लो करने के लिए, इमरान खान के केसेस को रोकने के लिए ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा जो अहम केस है वो अलकादी ट्रस्ट केस की अपील और तौहीन अदालत की दरखास्त का है, और ये समाअत जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और मुशफिल बेंच के रूबरू कल हो रही है जी। और इस केस के अंदर इन्होंने फिर वही सवाल करना है कि आप दलाइल दें, और दूसरी तरफ से सलमान सफदर साहब का वही मौक़िफ़ होगा कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, मेरे पास कोई हदायत मौजूद नहीं है, जब तक मुझे आप मिलने नहीं देंगे, मैं किस तरह से इस केस को कंटेस्ट कर सकता हूं। और ये किसी भी क्लाइंट के साथ मिलना, ये प्रेरोगेटिव होता है। ये इजाज़त कुलभूषण यादव के लिए है। पाकिस्तान में वो जासूसी करता रहा, पाकिस्तान को कमज़ोर करता रहा, उसे कौंसल एक्सेस भी मिला, और चूँकि दुनिया आपसे सवाल कर रही थी, आपने वो तमाम उसको हकूक़ दिए जो हकूक़ किसी शख्स के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन ये हकूक़ इमरान खान को नहीं मिल रहे। तो ये कल का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि अब ये कौन सा अपना रंग दिखाते हैं, क्योंकि हमने इन तमाम लोगों के रंग देख लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में निज़ाम मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका है। इकोनॉमी आपके हाथ में नहीं है, निज़ाम आपके हाथ से निकल चुका है, अवाम आपके साथ नहीं चलती। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पर खर्चे उड़ा दिए, आप इसमें तब्दीली करते हैं ताकि आपकी ख्वाहिशात को एक्सटेंशन मिल सके। दोस्तों, रियासत के अंदर छोटी छोटी आपको कई रियासतें नजर आएंगी। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ पे जुल्म और दहशत की एक रियासत है, जहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों का राज है। दूसरी तरफ सिंध के अंदर सिंध सरकार है, जिन्होंने सिंध की आवाम के लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी एक छोटी सी रियासत बनाकर वो बैठे हुए हैं, जिसे जरदारी साहब लीड कर रहे हैं। यानी तख्त के ऊपर जरदारी खानदान का कब्जा है। और पंजाब में ताकत किसके पास रहेगी, घर की पगड़ी, घर की गद्दी किसको मिलेगी, इस वक्त जोर आजमाई की जा रही है। रियासत के अंदर छोटी छोटी रियासतें आपको नजर आएंगी। दोस्तों, इस पूरे माहौल में कानून एक ऐसी चीज थी, जब कोई जालिम जुल्म करता है ना, तो आपको यकीन होता है कि अदालतें आपको इंसाफ देंगी, कानून मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अब कानून भी अपनी ही मर्जी का होगा। हुक्मरान खानदानों ने कानून की भी अब शक्ल जो है वो तब्दील कर दी है। दोस्तों, एक काला कानून पंजाब में लाया जा रहा है। अब इस काले कानून मुतनाज़ बिल को अगर आप पढ़े ना, तो आपको पता चलता है कि 24 चीजें ऐसी हैं जो आपने की
تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. عام طور پہ ہم نے ایسے قوانین کا حشر نشر یہ دیکھا، اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا جاتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ ایسے قوانین لے کر آتے ہیں. دوستو بل کے مطابق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی SHO اسسٹنٹ کمشنر انٹیلیجنس رپورٹ یا کسی بھی شخص کی تحریری شکایت کی بنیاد پر کسی فرد کا رویہ سماج دشمن قرار دے کر کارروائی کر سکے گا. شہری کو اپیل کا حق بھی انتظامی افسران کے سامنے ہی دیا جائے گا. یعنی پہلے آپ کسی کے خلاف شکایت لگائیں گے، اسے گرفتار کیا جائے گا، اور جو انتظامی افسر ہے وہاں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں اس معاملے پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں. دوستو یہ قانون اب تک ہونے والی تمام آئینی ترامیم سے بڑا کالا قانون ہے. سرکاری اہلکار کا روپ دھار کر پولیس گارڈز کے ساتھ گھومنا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ کلچر ہے، گارڈز آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، تو وہ ایک خوف پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے دھمکی دے کر رقم یا مال بٹورنا، چوری شدہ مال خریدنا یا رکھنا، سوشل میڈیا پر اسلحہ چھریوں کی نمائش والا اشتعال انگیز مواد پوسٹ کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، جال سازی، دھوکہ دہی، بلیک مارکیٹنگ یا ممنوعہ اشیاء کی ترسیل، جعلی کرنسی استعمال کرنا، سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پر جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانا، منظم جرائم پیشہ گروہ کا رکن ہونا یا سائبر کرائم، اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بلیک میلنگ، سائبر جتنے بھی اس کے اندر ڈیجیٹل آپ کے معاملات ہیں قائم ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد یا انتہا پسندی پر اکسانے والا مواد دکھانا، جانوروں سے بے رحمی کرنا، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے والی اس کے اندر بھی شکنیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. اور دوستو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جس بھی سرگرمی کو اینٹی سوشل بیہیویئر اگر قرار دے گی نا، تو وہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہوگی اور آپ کو اس کی سزا دی جائے گی. کل کو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 5 سے 7 لوگ کسی علاقے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اس اینٹی سوشل بیہیویئر کی ڈیفینیشن کے اندر لے کر آئیں گے. آپ کو دوبارہ سے اسمبلی کے فلور پر جا کر ووٹنگ نہیں کروانی، آپ کو صرف اعلان کرنا ہے، آپ کو صرف بتانا ہے کہ جناب یہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، یہ بھی اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، اور نون لیگ یہ کام کرے گی، پاکستان تحریک انصاف یہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. ضروری نہیں کہ تحریک انصاف ان کے مخالفین ہیں، ان کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر بھی اگر آپ کے SHO سے بنتی ہے، آپ کی پولیس والے سے بنتی ہے، آپ کی بیوروکریسی میں لوگوں سے بنتی ہے، تو آپ اس قانون کا استعمال کریں گے. اور اس میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے، یعنی آپ اپنے ول کے مطابق آپ اسے استعمال